मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथियों को दूर भी जाना है, इसलिए मैं पूर्व ही निर्मित देता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए अपने विचार रखें। धन्यवाद। साथियों, राजस्थान शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ शेड्यूल एरिया एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 15 नवंबर 2024 को जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आज तीन तरह के कार्यक्रम है। उसको मैंने पहले ही बता दिया। पहला प्रोग्राम आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा की 149वीं जयंती, डूंगरपुर के संस्थापक राजा डूंगर बरंडा की 786वीं जयंती और राजस्थान के शेड्यूल एरिया में निवासरत एसटी, एससी, ओबीसी सामान्य माइनॉरिटी को नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व और आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय डूंगरपुर पर 10 वर्ष से अनवरत धरना जारी है हमारा। और विभिन्न तहसीलों में और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर हमारा साप्ताहिक धरना 10 साल से चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन में और प्रत्येक कार्यक्रमों में जो भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ सहयोग कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में भी और विभिन्न तहसीलों में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो साथी भी डटे हुए हैं। उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 10 साल तक धरना प्रदर्शन करना एक ऐतिहासिक मुद्दा है। इसके बावजूद भी यहाँ की राजस्थान सरकार गूंगी, बहरी और अंधी होकर के बैठी हुई है। इसको शर्म आनी चाहिए। यहाँ से हमने ज्ञापन भेजा राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय ने 2015 में, 2016 में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए कि शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति की जो भी डिमांड है उसकी सुनवाई की जाए। लेकिन साथियों, इस शेड्यूल एरिया में भी जो निवासरत आदिवासी हैं, जो संगठन, विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं, उन संगठनों की जो समाज के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, इन लोगों की नालायकी की वजह से हमारा जो धरना प्रदर्शन हमको द्वारा जारी रखना पड़ रहा है। राष्ट्रपति महोदय ने आदेश किए, यहाँ डूंगरपुर जिला कलेक्टर को सूचित किया कि भाई शेड्यूल एरिया की क्या डिमांड है, कौन लोग हैं, उससे बात की जाए। तो जिला कलेक्टर डूंगरपुर ने हमको बुलाया गया। इसके बाद में कहा कि आपकी क्या डिमांड है। हमने हमारी डिमांड के बारे में बताया। शेड्यूल एरिया के जो विशेषाधिकार हैं, आर्टिकल 244 क्लॉज 1 और 5वीं अनुसूची के जो विशेषाधिकार है, उसके संबंध में राजस्थान के 17 आदिवासी विधायक जो जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, वो उस लेटर पैड पर साइन करके राज्यपाल और राष्ट्रपति को प्रेषित करें। यही डिमांड हमारी है। यहाँ के जिला कलेक्टर ने इस बात को जयपुर पहुंचाया। जयपुर वालों ने देखा कि 17 आदिवासी विधायक जो जनजाति सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, अगर उस कागज पर साइन करते हैं तो वो कानून बन जाएगा। इसकी वजह से शोभालाल कोटेड़ और शंकरलाल कटारा जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको मत बुलाओ और कोई भी 2 आदिवासी को बुला लो, उनसे वार्ता कर लेते हैं। 2015 के अंदर वसुंधरा सरकार थी,
वसुंधरा सरकार ने वहां पर हमारे मिशन 73 नाम के एक संगठन जो काम करता है, आज बांसवाड़ा में ये रैलियां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके 2 आदमियों को वहां बुलाया गया और वसुंधरा जी बीच में बैठी और उनको साइड में खड़ा करके फोटो खिंचवाया और फोटो खिंचवा के कह दिया कि भी आपकी डिमांड पूरी हो गई, आप चले जाओ। यहाँ डूंगरपुर के एक्स कमिश्नर, हमारे श्रम कमिश्नर, लेबर कमिश्नर थे, उनको बुलाया गया। बांसवाड़ा से 2 आदमी बुलाए गए। ये सारे वहां पर गए और हमारी जो डिमांड थी उसके बारे में, जब इनको ABCD पता नहीं थी क्या डिमांड करेंगे वहां पे, अब सिर्फ 2 आदिवासी चाहिए ऐसा करके 2 आदिवासी रिप्रेजेंटेशन वहां पर करा दिया और वो साइन करके ने राष्ट्रपति को सूचना दे दी इन्होंने कि भाई इनकी डिमांड पूरी हो गई। लेकिन हमने कहा कि धरना देने वाले हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार हमसे वार्ता करे, हम जो भी डिमांड रखी है उसके बारे में हमको जानकारी है और जो धरना देता है वो ही बात करेगा। इसकी वजह से आज 10 साल से धरने पर हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं आप लोगों के सहयोग से। अब साथियों, आप लोगों से ये अपील है कि 10 साल से ये धरना चल रहा है, सरकार गूंगी बेरी अंधी होकर के बैठी हुई है। इस धरने को चालू रखे या बंद करें? प्रत्येक वर्ष हम आप लोगों से आज्ञा लेते हैं, हमारी जनता से आज्ञा लेते हैं, इस धरना को चालू करें या बंद करें। अगर आप धरने को चालू रखना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके समर्थन करें। सारे हाथ खड़ा करके धरने को समर्थन कर रहे हैं। शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। जनजाति सलाहकार परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 17 आदिवासी विधायक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। साथियों, समाज के नाम पर जो दलाली कर रहे हैं, इन लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। आज विभिन्न संगठनों के माध्यम से सरकार के सामने हमारी राजनीति की लड़ाई नहीं थी। राजनीति के अंदर तो वार्ड मेंबर से लगा करके सरपंच, प्रधान, प्रमुख, MP, MLA सारे आदिवासी हैं। हमारा संघर्ष था रिक्रूटमेंट के अंदर, नौकरियों के अंदर जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन का मामला था। इसको लेकर के जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा था, उस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए लोगों ने गुमराह किया, हमारे युवाओं को मिसगाइड किया और अलग रास्ते पर चढ़ा दिया। तो आज युवा पीढ़ी से भी यह आह्वान कर रहा हूँ कि गलत रास्ते पर आप जहाँ भी जा रहे हैं वहां पर गंभीरता से विचार करें, सोचें कि क्या हम सही जगह पर जा रहे हैं। गांव का सरपंच बनेगा तो एक ही बनेगा, लेकिन नौकरियां लगेगी तो 70% लोगों की नौकरियां लगेगी। प्रत्येक परिवार हमारा रोशन होगा। जितने भी हमारे डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर लोग हैं, इन लोगों का परिवार का पालन पोषण होगा। हमारे लोगों को गुमराह करके जगह जगह पर ले जाते हैं, बिल प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। अरे बिल प्रदेश वैसे ही बना हुआ भाई, कौन सा बिल प्रदेश चाहिए तुमको? बिल प्रदेश अगर बन भी गया, संविधान की धारा आर्टिकल 244 क्लोज 1 5वीं अनुसूची ही लागू होगी। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों के अंदर बिल प्रदेश का आंदोलन चला। बिहार से कट के हमारा झारखंड बन गया, उत्तर प्रदेश MP से कट के हमारा छत्तीसगढ़ बढ़ गया। आज छत्तीसगढ़ के और झारखंड के क्या हाल है देख लो वहां पे जाके। जो हमारे बिल प्रदेश की बात कर रहे थे, शेड्यूल एरिया पहले ही था वहां पे झारखंड में। छत्तीसगढ़ के अंदर शेड्यूल एरिया पहले ही था, वहां पर आर्टिकल 244 पहले ही था। बिल प्रदेश बन गया तो भी आर्टिकल 244 लागू है। और CM बनाने की बात कर रहे हैं, तो CM तुम्हारा बढ़ गया, इसके बावजूद भी झारखंड का CM आदिवासी शिबू सोरेन का बच्चा हेमंत सोरेन जो बड़ा, उसको भी सेंट्रल के अंदर, संविधान के अंदर में रहना है। आदिवासी CM होगा तो भी संवैधानिक दायरे में रहना है।
और संवैधानिक के गैर दायरे में बात करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव के टाइम पर 6 महीने तक जेल में डाल के रखा। तो हमारा सीएम के यह हाल है, तो बिल प्रदेश बना के तुम लोगों का सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, ओरिजिनल मुद्दों से हमारे युवाओं का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं उन लोगों से मेरा आह्वान है कि हमारे युवाओं को भटकाए नहीं, टाइम पास नहीं करे। और सरकार यही चाहती है, टाइम पास करे। और सरकार ने यह आदेश निकाला है कि जब जिस एरिया के अंदर आदिवासी 50% निवास करेगा वहीं पर शेड्यूल एरिया लागू होगा। और वसुंधरा सरकार ने आदेश निकाला है कि 1970 तक जो लोग यहाँ शेड्यूल एरिया में निवासरत हैं इनको मूल निवासी का दर्जा दिया जाए, यहाँ की जमीनें हैं गैर आदिवासी को दी जाए, ये डिमांड इनकी चल रही है। तो हमारे भील प्रदेश की बात करके हमारी जो जमीन है क्या गैर आदिवासी को देनी चाहिए? सरकार ऐसा आदेश कर रही है भाई। और 1970 तक जो लोग यहाँ के मूल निवासी बन गए, गैर आदिवासी जो नौकरी धंधा करने के लिए आए थे वो लोग यहाँ के मूल मालिक बन गए, और यहाँ का जो आदिवासी घर के अंदर था उसको बाहर कर दिया और आंगन में बैठा हुआ है। आज यहाँ का मालिक आंगन में बैठा है और जो बाहर के जो लोग थे वो इस एरिया के मालिक बने हुए आज। वसुंधरा सरकार के उस आदेश की मैं निंदा करता हूं। और हमने इतने टाइम तक ज्ञापन दिया, इसके बावजूद भी वसुंधरा सरकार चली गई, गहलोत सरकार बैठ गई। 5 साल इसने भी निकाल दिए, इसने भी हमारी डिमांड को सुनवाई नहीं की। तो और हमारे समाज के नाम पर जो राजनीति कर रहे थे उनके भी 2-3 विधायक विधानसभा में पहुंच गए, इसके बावजूद भी हमारी डिमांड जस की तस बनी हुई है। विधानसभा की जो बात करने वाले लोग हैं, समाज के नुमाइंदे जो बने हुए हैं, इन लोगों से मेरा आह्वान है कि विधानसभा के अंदर तुम्हारा कानून, आदिवासियों का कानून पारित नहीं होता, लोकसभा के अंदर आदिवासियों का कानून पारित नहीं होता, और पारित करवाना भी चाहते हो तो विधानसभा के अंदर 200 विधायक और आदिवासियों के विधायक है 17 शेड्यूल एरिया के, और अन्य मिला करके 25 विधायक है टोटल। राजस्थान विधानसभा में 25 विधायक है, और 25 और 25 एक भी हो गए तो भी एक साइड में 175 और एक साइड में 25। तुम्हारा वहां पर संविधान के अंदर, विधानसभा के अंदर कानून कैसे पारित होगा ये तो बताओ। विधानसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हो तो 131 MP ST SC के मिला दो तो भी 131 MP है ST SC के, और 543 आदमी सारे बैठते हैं वहां लोकसभा के अंदर। 543 में से 131 निकाल दो तो भी बहुमत इनका है। तो तुम्हारा कानून क्या लोकसभा में पारित तुम करवा पाओगे? लोकसभा के अंदर नहीं करवा पाएंगे, विधानसभा के अंदर नहीं करवा पाएंगे, तो तुम्हारा कानून कहां पर पारित होगा? इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि हमारा कानून ग्राम सभाओं के अंदर पारित होगा। हमारी ग्राम सभाएं, जहां जहां भी ग्राम सभाएं हमारी गठित हो गई है, ग्राम सभाओं के अध्यक्ष भी प्रतापगढ़ से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से यहाँ पर विराजे हुए हैं। वो ग्राम सभा के जो अध्यक्ष बने हुए हैं इन लोगों को हमने पूरे आदेश दिए हैं। और जो भी ग्राम सभा गठित होती है, ग्राम सभा के जो काम है वो कामों के लिए आप यहाँ के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, थानेदारों को इसकी कॉपी भेज दें। अगर थानेदार या जिला कलेक्टर या SP महोदय इस आदेश की अवहेलना करते हैं तो आने वाले समय में इनके खिलाफ में हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस प्रशासन के खिलाफ में संविधान की जो अवहेलना करता है, संविधान सबके लिए है, राष्ट्रपति के लिए इतना ही है और एक आम आदिवासी है उसके लिए भी इतना ही संविधान। संविधान की जो अवहेलना करता है उसको संवैधानिक दायरे में कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, इसको सजा देवे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश जारी हो गए, इसके बावजूद भी ये राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें आए दिन आदिवासियों की जमीनें, जो खाते की जमीनें गैर आदिवासियों के नामे कर रही है।
ऐसे ऐसे कई हथकंडे डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, ताजपुर में, साबला में, ऐसे हमने यहाँ जिला कलेक्टर को भी दे रखे हैं। तो प्रशासन से मेरा आह्वान है कि जो भी मुद्दे यहाँ पर आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को जा रही है, उसका तुरंत टेनेंसी एक्ट के तहत कार्रवाई करे और टेनेंसी एक्ट के तहत जिला कलेक्टर को यह पावर है और दूसरा पावर हमारे ग्राम सभा के अध्यक्ष को है। अगर ये लोग नहीं करेंगे, आप प्रत्येक गांव के अंदर ग्राम सभाएं गठित कर दो और ग्राम सभाएं गठित करके आदेश पारित करो और आदेश की ये लोग अवहेलना करते हैं तो इनके खिलाफ में हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमको ये करना पड़ेगा। 10 साल हो गए, हमारे साथियों ने ये आह्वान किया कि हमको दूसरा कदम अभी उठाना पड़ेगा, लेकिन दूसरा कदम उठाने से पहले हम यहाँ का जो नोडल अधिकारी है शेड्यूल एरिया का कमिश्नर उदयपुर TADA, उसको एक तो अल्टीमेटम देंगे, इसके बाद में हाई कोर्ट को और प्रशासन को अल्टीमेटम देंगे, इसके बाद में हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, जिसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। और इस धरने पर 10 साल से जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे हमारे स्वर्गीय सतीश कटारा और चेतन कटारा, चेतन रोड, यहाँ से धरने से जाते समय साइड में खड़े थे रोड के किनारे और एक ट्रोला ट्रक रॉन्ग साइड में आकर के पलटी मार दिया और पलटी मारने से हमारे दोनों साथियों का निधन हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके इंक्वायरी के लिए यहाँ के SP महोदय को हमने 1 साल पर पहले ज्ञापन दिया था, यहाँ के विधायकों को हमने ज्ञापन दिया, यहाँ के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसके बावजूद भी यहाँ का ये तो स्थानीय मुद्दा है ना, स्थानीय मुद्दा है, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने अभी तक इसकी सुनवाई नहीं की है। RTI के तहत हमने SP महोदय को लिखा कि इसके बारे में क्या कार्रवाई हुई, तो SP महोदय कहते हैं कि हमको तो ज्ञापन मिला ही नहीं। आज हमने कलेक्टर साहब को बोला कि कलेक्टर साहब, हम ज्ञापन यहाँ पर दे के जाते हैं, लेकिन आगे के अधिकारी कहते हैं कि हमको ज्ञापन नहीं मिला, तो हमारा ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजने का क्या तुक। SDM साहब, अभी यहाँ पर वार्ता हुई हमारी, मुकेश जी मीणा, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि कटारा जी ऐसी बात है तो आप कल परसों आकर के इसका डिस्पैच नंबर मेरे से ले लीजिएगा और इस नंबर से हम भेज रहे हैं। अगर आगे का अधिकारी कोई ये कहता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल। तो कलेक्टर साहब को रिप्रेजेंटेशन हमारे SDM कर रहे थे आज, तो इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कमरे से उठ करके बाहर आए और बाहर आकर के हमारा ज्ञापन दिया। और साथियों, इस कार्यक्रम के परमिशन के लिए भी कल पूरा दिन लग गया मेरे को यहाँ पर। किसी कारणवश SDM महोदय कल पेन डाउन हड़ताल पर थे, साइन नहीं हुए। रात की 8-9 बजे तक मैं यहाँ पर बैठा रहा और आगे से जब जयपुर से आदेश आए तब जाके हमारे SDM महोदय ने इस पर साइन किए। डिप्टी साहब ने हमको परमिशन दिया। तो प्रशासन को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के लिए कि विकट परिस्थितियों में भी हमारा साथ सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए हमको परमिशन दिया। तो हमारे कार्यकर्ताओं से हम अभी भी अपील कर रहे हैं, संविधान से हम बड़े नहीं हैं, लेकिन प्रशासन को भी हम आगाह करते हैं कि प्रशासन भी संविधान से बड़ा नहीं। इसलिए संविधान के दायरे में रह करके जनता की जो मांग है वाजिब, उसकी सुनवाई करे और सुनवाई करके आपके यहाँ के लेवल के जो मुद्दे हैं आप सुनवाई करें और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसका रिपोर्टिंग राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भिजवाए। कल ये नहीं हो कि स्थानीय प्रशासन ने सूचना नहीं दी और ऐसा उपद्रव हो गया। आदिवासी जो शांति प्रिय आंदोलन करता है उसकी सुनवाई नहीं होती है, आक्रोश पैदा होता है, फिर आदिवासियों को क्या कहते हैं, ये तो आतंकवादी है, नक्सलवादी है। तो आदिवासियों को आतंकवादी, नक्सलवादी ऐसी गैर गतिविधियां करने के लोग उकसाने का काम कौन कर रहा है? ये शासन प्रशासन है जो हमारे लोगों को उकसाने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे लोगों में आक्रोश बढ़ता है।
तो जितने भी युवा पीढ़ी है हमारी, राजनीति के बजाय हमारा रिक्रूटमेंट का जो पहिया हमारा बिल्कुल खाली है। नौकरी के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन 70% आदिवासी है, 70% आदिवासियों को मिले, 10% या शेड्यूल एरिया में एससी हो, 10% एससी को मिले, 10% ओबीसी है, 10% ओबीसी को मिले, बाकी जनरल को मिले। हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। ओबीसी के लोग भी यहाँ पर धरने पर कभी कभी आते हैं, लेकिन राजनीति की वजह से अलग से आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी वाले। डांगी समाज अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती थी, यहाँ पर भी ओबीसी का डिमांड रखी उन्होंने। तो उन ओबीसी भाइयों को मैंने ये बोला कि तुमको बाप की लड़ाई से पहले तुम हो कितने उसकी गिनती तो करवाओ। अरे तुम्हारी तो गिनती नहीं हो रही है भाई, बाप कहाँ से मिलेगा। राजस्थान का ओबीसी का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ओबीसी के मुख्यमंत्री वसुंधरा, ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये सारे के सारे उच्च अधिकारी है, लेकिन ओबीसी की गणना नहीं कर रहे भाई। अरे पशुओं की गणना होती है, चीतों की गणना होती है, लेकिन इंसानों की गणना नहीं हो रही। कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये सारी जो बात है, इस शेड्यूल एरिया के लिए जो भी संघर्ष करेगा, साथ सहयोग करेगा, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, हम सामान्य वर्गों को भी आरक्षण दिलवाना चाहते, लेकिन तुम्हारा भाग है इतना, भाग है उतना मिलेगा, तुम्हारा जनसंख्या उतना मिलेगा, लेकिन पूरा का पूरा जो तुम लेना चाहो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो 70% आदिवासी है उसको 45% दे रखा है, और एससी को जो 10% है उसको 5% दे रखा है। ओबीसी का तो नामो निशान ही नहीं है। बाकी सारा का सारा ओपन कर दिया, और ओपन पे रख के 26 जुलाई 2017 को वसुंधरा सरकार ने यह आदेश निकाला कि आरक्षित वर्ग के जो भी कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं वो अपने कोटे में ही भाग लेंगे। अनरिजर्व कोटे में इनको भागीदारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा आज मेरिट में जो बच्चा आता है वो बच्चा अपने कोटे में ही भाग ग्रहण कर रहा है, और अनमेरिड के जो भाग है वो 19% लोग 50% का हिस्सा खा रहे हैं। तो उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बराबर खाओ भाई, बांट के खाओ। हम बांट के खाने की बात कर रहे हैं, आप पूरा पूरा न करने की बात कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, हमारा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया, कार्यपालिका की हमारी लड़ाई, कार्यपालिका यानी चपरासी से लगा करके RS-IS तक के जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उस नौकरी के अंदर ST, SC, OBC को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिले। राजनीति के अंदर तो पूरा पूरा 100%, और इन 100% जो राजनीति में लोग जा रहे हैं, इनका मुख्य काम क्या है? कानून को बनाने का। लेकिन वो कानून तो नहीं बनाते, और सिर्फ इनको अपनी रोजी रोटी का जरिया बना लिया राजनीति को। तनख्वाह आती है, प्रधान, प्रमुख, सरपंच और MP, MLA सारे के सारे ये कहते हैं हमको तनख्वाह कितनी मिलती है। अरे तुम्हारी नौकरी नहीं है भाई, शेड्यूल एरिया के लिए तुमको विशेषाधिकार दे रखा है। शेड्यूल एरिया के लिए कानून बनाओ, हमारे लोगों के लिए कानून बनाओ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तक इन लोगों ने एक भी कानून नहीं बनाया, और जो संविधान के अंदर जो कानून बने हुए वो कानून सरकारें समाप्त कर रही है, और समाप्त करने में ये साथ सहयोग दे रहे हैं। वहां पे जाकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे साइन कर रहे हैं। वहां ये 45% जो 70 के बजाय 45 जो दिया, वो संविधान लागू हुआ 1992 से चल रहा है, 1992 से चल रहा है। तो पहले हमारे भीखाबाई भील बिल प्रदेश कर करके चले गए। इसके बाद में दयाराम जी परमार केरवाड़ा से, वो ट्राइबल मिनिस्टर थे, इन्होंने चलाया। इसके बाद में कनकमल जी कटारा, सापा बांधते बांधते 5 साल निकल गए। इसके बाद में महेंद्र जी मालविया, सापा बांधते बांधते 5 साल निकल गए।
और अब बचे हमारे राजकुमार जी बीएपी के नाम से। इन्होंने 5 साल तो निकाल दिए, 5 साल अभी दिल्ली में निकालेंगे। तो बिल नाम से हमारे भीखाभाई बिल थे, दयाराम जी भी बिल थे, कनकमल जी कटारा भी थे, महेंद्र जी मालविया थे। टाइम पास करके चले गए। तो टाइम पास आप नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे? लोगों को गुमराह करने का काम मत करो। बिल प्रदेश नाम करके बिल प्रदेश ऑटोमेटिक बना हुआ है। यहाँ पर हमारा मुख्य लड़ाई रिक्रूटमेंट की है। रिक्रूटमेंट की बात करो। रिक्रूटमेंट के अंदर इन्होंने पहले क्या कहा? आदिवासियों को 100% रिजर्वेशन दिलाइए। हमारा सारा युवा वहां चला गया। अब 100% की डिमांड कर रहा है युवा हमारा। तो हमारे बीटीपी और बीएपी के जो विधायक है वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते, और वहां पर विधानसभा में जाके क्या बोलते हैं? जनसंख्या के अनुपात में। अरे जनसंख्या के अनुपात में पहले ही था तो तुम्हारा बीटीपी बीएपी के नाम से लोगों को गुमराह क्यों किया? 100% रिजर्वेशन की बात क्यों की? हमको 100% दे दो, हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे भाई, हम भी तुम्हारे साथ। अरे 100% नहीं दो तो कम से कम जनसंख्या के अनुपात में तो दो। ये भी बात नहीं, टाइम पास हो रहा है। और टाइम पास में साथियों क्या होगा? 50% पॉपुलेशन शेड्यूल एरिया का कम होते ही आपका आर्टिकल 244 और स्वतः ही खत्म हो जाएगा। फिर ना तो तुम्हारा बिल प्रदेश रहेगा और ना तुम्हारा विशेषाधिकार रहेगा, ना तुम्हारे सरपंच बनने वाले। उस समय क्या होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास पैसा होगा वो सरपंच बनेगा, जिसके पास में पैसा होगा वो प्रधान प्रमुख MP MLA बनेगा। ये तो बाबा साहब की बड़ी देन है जिन्होंने संविधान के अंदर आर्टिकल 330 और 332 लिखा, जिसकी वजह से आज 1250 MLA हमारे विभिन्न विधानसभाओं में जा रहे हैं, पूरे देश भर के रिजर्व कोटे से, और 131 MP पूरे देश के रिजर्व कोटे से जा रहे हैं। इस बाबा साहब के संविधान को किनारे कर दिया, हमारे लोगों ने भी किनारे कर दिया। और जो हमारे विरोधी है वो तो चाहते ही ऐसा है कि शेड्यूल एरिया के अंदर इनको विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। अधिकार तो सबको है, लेकिन ST SC को विशेषाधिकार है। उस विशेषाधिकार की हम बात कर रहे हैं। तो बिल प्रदेश कहां बनेगा? हमारा आर्टिकल 244 अभी वर्तमान में लागू है, 5वीं अनुसूची वर्तमान में लागू है। इसके तहत यहाँ की जो जमीनें हैं वो गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं हो। जिला कलेक्टर को हमने ज्ञापन दे रखा है, इसकी सुनवाई नहीं करते हैं। अलग से भी हमको इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। यहाँ के कब्जा शुदा जमीनें, आदिवासियों की जो जमीनें जिसका कब्जा है वो ही मालिक है। टीनेंसी एक्ट के तहत 1955 टीनेंसी एक्ट, राजस्थान टीनेंसी एक्ट, लेकिन यहाँ का प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ के प्रधान को टीनेंसी एक्ट के तहत पावर दिए कि तहसीलदार के पावर टीनेंसी एक्ट 183 धारा के तहत पावर करके गैर आदिवासी को बेदखल कर आदिवासी को कब्जा दिया जाए। लेकिन प्रधान को तो पता ही नहीं है भाई। प्रधान MP MLA बनने के लिए तैयार है, लेकिन अधिकारों को लागू करने के लिए, हमारी जनता की डिमांड को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। आज सारे युवा हमारे राजनीति की लाइन में खड़े हुए और रिक्रूटमेंट की लड़ाई हमारे भूल गए। तो युवाओं से मेरा यह आह्वान है कि जो भटक रहे हैं, हमारे 70% की लड़ाई हमको लड़नी है, उसमें साथ सहयोग करें। और उसके अंदर जो दलाली करेगा उसको समाज और इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। तो समय थोड़ा कम है, सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरी बात को यहाँ समाप्त करूं। इससे पहले विभिन्न गांवों से जो लोग आए हुए हैं उनके सगा संबंधियों में संपर्क करके ग्राम सभा गठन करने की कार्रवाई जारी रखें। और जहां जहां ग्राम सभाएं गठित हुई है उसके लिए तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके तहत पैसा एक्ट 1996 के तहत 2 साल से कम के जितने भी मुकदमे हैं प्रत्येक थानेदारों को हमने नोटिस दे रखा है। और इसका कोई भी थानेदार इसकी अवहेलना करता है उसकी रिपोर्टिंग हमको करिएगा। हम SP से और जयपुर कमिश्नर से बात करेंगे। जितने भी ग्राम सभा के अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं
2 साल से जितने भी कम के सजा के प्रावधान है, मुकदमे है, गांव में कोई भी हो, थानेदार इन ग्राम सभाओं की परमिशन के बिना कोई भी एक्शन नहीं ले। ये हमने उनको अल्टीमेटम दे रखा है। इसलिए जितनी भी ग्राम सभाएं हमारी गठित हो जाती है, उनकी एक कार्यशाला, कैडर कैंप शीघ्र ही हम रखने वाले। तो जहाँ जहाँ भी अपने लोग आए हुए वो ग्राम सभा गठन करने का काम करें, अपने सगा संबंधियों में उनसे संपर्क करके दूसरे गांव में भी चर्चा करके ये ग्राम सभा गठन करने का काम शीघ्र से शीघ्र जारी रखें और जितना भी समय अभी है हमारे पास में उतने समय का उपयोग करें। तो धन्यवाद साथियों, मेरी बात को सुना आपने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन का, मीडिया का, सारों का आभार व्यक्त करते हैं।